दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी कि धुलेरा के बारे में। दोस्तों जैसा कि टाइटल में आपको नज़र आ रहा होगा, आज हम बात करेंगे धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रियल एस्टेट या प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते होंगे या चाहते होंगे कि एक अच्छी सिटी के अंदर आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको मौका दूँ कि आप इस सिटी के अंदर ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, आपको इस ज़मीन के अंदर अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, तो क्या आप ख़रीदना चाहेंगे? ज़ाहिर सी बात है, आप सोच विचार में ज़रूर पड़ जाएंगे और हो सकता है इस जगह को रिजेक्ट कर दें। दोस्तों यही एक्चुअली में धुलेरा है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड दिखाना चाहूँगा, एक्चुअली में ये कौन सी जगह है, इसको समझते हैं। दोस्तों ये सिटी है, ये आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं पूछूं क्या आप इस जगह इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो हो सकता है आपका जवाब हो नहीं, हम तो इस जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं आप इस जगह इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो हो सकता है आप इन्वेस्ट तो करना चाहें, लेकिन इस समय आपकी पॉकेट गवा ना दे, आपकी पॉकेट जवाब दे जाए। तो दोस्तों ये जगह एक्चुअली है कौन सी? दोस्तों ये एक ही जगह है जो कि 30 साल पहले ऐसी दिखती थी और आज ऐसी दिखती है। बस फ़र्क क्या है दोस्तों? फ़र्क आया है इंफ्रास्ट्रक्चर का। दोस्तों ये है शेख ज़ायद रोड दुबई के अंदर, जो 30 साल पहले कुछ ऐसी नज़र आती थी और आज के समय पे कुछ ऐसी नज़र आती है। बस फ़र्क क्या है? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का। और कीमत में अगर मैं बात करूँ तो शायद दोस्तों 30 साल पहले अगर आप यहीं पे बुर्ज खलीफा के आसपास कोई जगह खरीदते तो हो सकता है आपको उस समय के हिसाब से 150-200 रुपये गज के हिसाब से मिल जाए। लेकिन अगर मैं बात करूं आज यहाँ पर एक आप इस बुर्ज खलीफा के अंदर एक नॉर्मल स्टूडियो भी खरीदने जाएंगे ना, तो 25-30 करोड़ से कम नहीं आने वाला है। तो ये किसकी ताकत है? ये है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब हम बात करने वाले हैं अगले प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो जॉन एफ कैनेडी जी थे, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, इन्होंने एक बात कही है कि अमेरिका की रोड इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि वहाँ की रोड अच्छी है। दोस्तों ये सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि आज के समय में अमेरिका के अमीर होने में सबसे बड़ा जो फ़ायदा, जो सबसे बड़ा जो रोल इम्पोर्टेंट प्ले किया है, वो किया है वहाँ की रोड्स ने, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर ने, वहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने। आप ऐसा समझो दोस्तों, आज के समय पे हम कुछ भी चीज़ ऑर्डर मारते हैं, हमारे घर में 2 से 3 दिन के अंदर आ जाती है, बल्कि 1-1 दिन के अंदर आ जाती है। लेकिन पहले वही ऑर्डर 1-1 महीने के अंदर आता था। उससे क्या होता था, जो सेलर है उसका ऑर्डर तो बुक हो गया, लेकिन उसके पास पेमेंट आएगी जब उसका ऑर्डर डिलीवर होगा, यानी कि तकरीबन 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद। लेकिन और उसको जो जिनसे इसने माल उठाया है, रॉ मटेरियल उठाया, उसको तो पैसा उनको अभी देना था। इसकी वजह से क्या होता था, ये जो कंप्लीट साइकिल होती थी, सेल की कंप्लीट साइकिल, ये बहुत दिन में होती थी, जिसकी वजह से बहुत सारा अमाउंट किसी बिजनेसमैन का ब्लॉक होता था। लेकिन आज के समय पे फास्ट सर्विस की वजह से, फास्ट डिलीवरी सर्विस की वजह से वो सारा का सारा सर्कल विद इन 2 डेज़ और 3 डेज़ घूम जाता है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया की जीडीपी ग्रो हो जाती है। तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों वो अभी तक था जिसका नाम है दुबई का पाम जुमेरा। आप सभी लोग अगर दुबई को जानते हैं तो दुबई के पाम जुमेरा के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये आप इमेज देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। नहीं भी देखा तो आपने बहुत सारी वीडियो ज़रूर देखी होंगी इसके बारे में। दोस्तों ये 1991 से लेके 2008 यानी कि 17 सालों में ये कंप्लीट हुआ था। और इसके अंदर जो अभी तक की जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई थी वो थी $12 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था दोस्तों। और इसको बनाने वाली जो कंपनी थी उनका नाम था जैकॉब्स और हेल्क्रो। ये दोस्तों दोनों यूएसए बेस्ड कंपनी थी। अब मैं बात करने वाला हूँ, ये था जो बन चुका 1991 से 2008 तक, जो 17 सालों में कंप्लीट हुआ। अब हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। दोस्तों उसका नाम है धुलेरा। अब मैं अगर इसकी टाइमलाइन के बारे में बात करूं दोस्तों, अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो 2008 से लेकर 2024 तक क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में देने वाला हूं। दोस्तों ये है DMISE। अब ये क्या है दोस्तों? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये आज के समय का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म जैसे आप देख पा रहे हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये हो क्या रहा है, इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन या चीज़ों को बढ़ाने के लिए या इंडिया की GDP को बढ़ाने के लिए ये इंडिया दिल्ली से लेके, बेसिकली आप ये बोल सकते हैं दादरी से लेके मुंबई तक एक रोड बन रहा है, जो कि जिसको बनाने वाली 2 कंपनीज़ हैं, जिसका नाम है एकॉम और जैकॉब्स। ये दोस्तों जैकॉब्स वही कंपनी है जिसने पाम जुमेरा बनाया था, और इसी के पीछे इसका मास्टर प्लानिंग करने वाली जैकॉब्स कंपनी है। अब दोस्तों ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कितना बड़ा है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको समझते हैं। दोस्तों ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2008 में, जब यूपीए गवर्नमेंट यानी कि हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने जो वर्ल्ड के अंदर रिसेशन चल रहा था उसको देखकर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इंडिया के अंदर अगर हमें आने वाले समय में रिसेशन से बचना है तो इंडिया को उनको डेवलप सिटी के अंदर, डेवलप कंट्री की तरफ लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक जापान जो देश है उसके साथ जॉइंट वेंचर किया
और एक ऐसा प्रोजेक्ट डाला जो आज तक वर्ल्ड के इतिहास में सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में कहा माना जाता है। दोस्तों इसकी जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी, लगभग जो कॉस्ट निर्धारित की गई थी वो थी $90 बिलियन। अच्छा, पाम जो मेरा बना था $12 बिलियन का, और ये प्रोजेक्ट है $90 बिलियन, यानी कि तकरीबन 7 साढ़े 7 गुना बड़ा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। सोचो, दुबई से भी पाम जुमेरा से भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अभी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों ये DMIC भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। ये जो दोस्तों ये DMIC प्रोजेक्ट है, जो कॉरिडोर बन रहा है, तकरीबन 1480 किलोमीटर का है। अब ये क्यों निर्धारित किया गया, तो उसका सबसे बड़ा दोस्तों रीज़न क्या था कि 2008 के अंदर भारत की जो GDP रेट था वो 4.7% था, और उस समय गवर्नमेंट ने टारगेट लिया था कि हमें इसको 10% पहुंचाना है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस GDP को 10% पे कैसे लेके जाएंगे। तो दोस्तों 10% पे लेके जाने के लिए जो मेजर फैक्टर होते हैं वो दो होते हैं जो GDP को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। दोस्तों वो कौन कौन से होते हैं दो मेजर फैक्टर? पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा होता है प्रोडक्शन। ट्रांसपोर्टेशन बोले तो यातायात, यानी कि हमारी सड़कें कैसी हैं, हमारा रेल ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, सी पोर्ट्स कैसे हैं। और दूसरी बात अगर हम प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों वो है गुड्स एंड सर्विसेज, कि भारत में गुड्स उत्पाद किस तरीके से रफ्तार से बढ़ रहे हैं और सर्विसेज कितनी हैं। जैसे कि मान के चलिए दोस्तों, आज मुझे कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत है, अगर वो मैं दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वो भारत की GDP में इतना रोल प्ले नहीं करेगा जितना कि बाहर की में करेगा। लेकिन वही उत्पाद अगर भारत में बन रहा है, वही सर्विस अगर भारत दे रहा है, तो वो GDP भारत का हिस्सा माना जाएगा और भारत की जो ग्रोथ की रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। तो इन दो मेजर फैक्टर्स के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया और सबसे पहला जोर दिया ट्रांसपोर्टेशन पे। ट्रांसपोर्टेशन में बात करें हम, सबसे पहले रोड के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये 1480 किलोमीटर का 8 लेन का एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, जो दादरी से शुरू होता है और जो मुंबई के पोर्ट तक जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेशनल बता रहे हैं, ये सोना हरियाणा से शुरू हो चुका है, राजस्थान तक कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसकी लगभग कंप्लीशन की बात करूँ, तकरीबन 90% के आसपास ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है, इन 8 लेन एक्सप्रेसवे के अंदर 4 लेन आपके ग्रीन कॉरिडोर होंगे, जिसके अंदर हर 40 किलोमीटर में आपको रेस्ट रूम्स मिलेंगे, होटल्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, फ्यूल पम्प्स मिलेंगे, CNG पम्प्स मिलेंगे, और लगभग हर 100 किलोमीटर पे आपको हेलीपैड की फैसिलिटी मिल जाएगी और ट्रॉमा सेंटर्स मिल जाएंगे, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रखी है तो उसको शॉर्ट आउट से निपटा जा सके। दूसरी हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेके। तो दोस्तों वो रेल ट्रांसपोर्टेशन को लेके, तो दोस्तों रेल की इंडिया में आप, अगर मैं आपको बताऊं ट्रांसपोर्टेशन को लेके, तो आप ये समझिए कि अगर भारत में मालगाड़ी चल रही है और पैसेंजर ट्रेन आ रही है, तो आपको पता होगा मालगाड़ी को दूसरी पटरी पर ले जाके छोड़ देते हैं। कभी कभी वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी इंतज़ार करती है, और जो माल की ज़रूरत किसी भी कंपनी को 1-2 दिन 3 दिन में ज़रूरत पड़ती है, वो उसके पास कभी कभी हफ्ते में, कभी कभी 2 हफ्ते में पहुंचता है। क्योंकि इंडिया के अंदर पैसेंजर को ज़्यादा पूछा जाएगा और एक मालगाड़ी को रोक दिया जाता है, सिग्नल पर रोक दिया जाता है। तो अब इससे होता क्या है, अफेक्ट किसको पड़ता है? ये पड़ता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनको जिस माल की ज़रूरत आज है वो उनको 1 महीने बाद मिल रहा है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया गया है, यानी कि आप ये बोल सकते हो सिंपल भाषाओं में, एक नई पटरी बनाई गई। ये पटरी लगभग दोस्तों 1506 किलोमीटर की है, और सबसे खास बात क्या है, ये भी दादरी शुरू होती है और गुजरात तक जाती है। इसकी सबसे खास बात क्या है, जब ट्रैक नया बनाना ही था तो इन्होंने इसको हैवी ड्यूटी ट्रैक बनाया और इसकी कैपेसिटी डबल कैपेसिटी कर दी, यानी कि अब 2 माला गाड़ी चलेंगी। आप ये देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ये 2 मंजिला है, यानी कि 2 मंजिला अब ट्रेन चलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर पहले 1 टन माल जाता था तो वो 2 टन जाएगा, जो 1 महीने में पहुंचा करता था वो 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रोड तो दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन में बात करें तो हम बात करेंगे एयर की। अब यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि गुजरात में मतलब एयरपोर्ट कहाँ बन रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले सवाल उठता है कि कहाँ बनेगा। तो दोस्तों वो गुजरात के अंदर बन रहा है। गुजरात को क्यों चुना गया? क्योंकि गुजरात का लगभग भारत की जो GDP है उसमें से 8% का हिस्सेदारी गुजरात की रहती है, जिसमें पोर्ट हैंडलिंग और कार्गो हैंडलिंग जो की जाती है वो गुजरात में लगभग 40% देता है। टोटल एक्सपोर्ट जो भारत करता है उसमें 20% गुजरात का हाथ है, और जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आती हैं इंडिया के अंदर वो 20.9 यानी कि तकरीबन 21% गुजरात से आती हैं। और अगर मैं एयरपोर्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, अभी ये कहाँ बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। अब हम एक सी के बारे में बात कर लें। आप जानते हैं कि गुजरात के अंदर ऑलरेडी एक पोर्ट है जो कोस्टल बाउंड्री स्टेट में आता है। 2 ही स्टेट हैं, जो गुजरात है और महाराष्ट्र हैं, जहाँ ये कॉरिडोर बन रहा है। जो जिन स्टेट से हमारा कॉरिडोर बन रहा है उसमें 2 स्टेट आते हैं। अब महाराष्ट्र के पास इतना ज़्यादा कॉरिडोर नहीं था, या आप ये बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा सूटेबिलिटी जो थी वो गुजरात के अंदर थी, तो गुजरात के अंदर हमें पोर्ट मिल रहे हैं दोस्तों। ये दोनों जो कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर दोनों स्टेट के अंदर ही हमें पोर्ट की फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है।
आगे बात करते हैं दोस्तों गुजरात के अंदर कहाँ। तो दोस्तों गुजरात के अंदर एक नया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है धुलेरा, जहाँ ये सारी की सारी चीज़ें बन रही है। दोस्तों इस सिटी की सबसे खास बात क्या है, ये इंडिया की पहली प्लेटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी होने वाली है। ग्रीनफील्ड बोले तो दोस्तों जहाँ पर कोई बसावट नहीं थी वहाँ पर एक बसावट की जाएगी। अच्छा, अगर मैं प्लेटिनम, आप यहाँ पे सुन पा रहे होंगे मैं प्लेटिनम रेटेड बोल रहा हूँ, तो दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर ये भारत की पहली प्लेटिनम रेटेड है और पूरी दुनिया की दूसरी प्लेटिनम रेटेड है। अब पहली कौन सी है, वो है दोस्तों वाशिंगटन डीसी। तो ये जिस तरीके से वाशिंगटन डीसी डिज़ाइन हुआ तो शायद ये उससे बेहतर तरीके से और डिज़ाइन होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कनेक्टिविटी की कि ये धुलेरा कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे मैप के अंदर, ये तकरीबन अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, भावनगर से 65 किलोमीटर की दूरी पे है, वडोदरा से 130 किलोमीटर की दूरी पे और राजकोट से 170 किलोमीटर की दूरी से पे है। तो लगभग ये बहुत सारी सिटीज़ के पास में होकर गुजरता है। अब धुलेरा की सबसे खास बात क्या है दोस्तों, धुलेरा दोस्तों ये एक्चुअली में है क्या। दोस्तों जब गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई हमें एक ऐसी ज़मीन चाहिए जहाँ पे जिसको हम एक इंडस्ट्रियल हब बना सकते हैं, तो उस समय मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। तो उन्होंने बोला भाई कि मेरे पास स्पेस है, क्योंकि देखो मुंबई में तो इतना बड़ा स्पेस था नहीं, तो मोदी साहब ने एक स्पेस दे दिया। स्पेस कितना दिया था, वो दिया था तकरीबन 920 स्क्वायर किलोमीटर का है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं दिल्ली से थोड़ा छोटा, मुंबई से लगभग दुगना बड़ा, कोलकाता से थोड़ा सा छोटा, और इंडिया में जो मेजर सिटीज़ हैं उनसे लगभग सारी सिटी से ये बड़ा है। दोस्तों इसके अंदर तकरीबन 33 गांव आते हैं, जिसके अंदर 22 गांव आते हैं एसआईआर। एसआईआर एक एक्ट है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, जहां इंडियन गवर्नमेंट का और या मतलब इसके अंदर एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी यहाँ, जहाँ किसी भी गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, 22 गाँव आते हैं एसआईआर के अंदर और टोटल 33 गाँव आते हैं पूरे धुलेरा के अंदर। तो हम इन सबके बारे में बात करेंगे। अब धुलेरा के अंदर दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, तकरीबन 570 किलोमीटर का एरिया जो है मतलब डेवलपमेंट एरिया रहेगा, जिसके अंदर 422 किलोमीटर का एरिया अभी फिलहाल सिटी डेवलपमेंट प्लान के अंदर आता है। ऐसे के अंदर बात की गई है दोस्तों, ये एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है जो किसी भी इन्वेस्टर या इंडस्ट्रीज़ या बिजनेसमैन के पैसे को की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करेगा। दोस्तों ये 6 जनवरी 2009 से लागू हुआ था, 9 से लागू हुआ था। इसके अंदर क्या है कि कोई भी आप ये बोल सकते हो, मैंने इसकी ग्रोथ को देख के पैसा लगाया, तो इस पैसे की सिक्योरिटी क्या है, मान के चलो कोई अगली गवर्नमेंट गुजरात के अंदर आ गई, वो कुछ और चीज़ें कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। एसआईआर एक अलग से कमेटी बनेगी एक जो इसको डिसाइड करेगी। इसके अंदर क्या होगा, एक अलग से पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि हम क्यों धुलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या धुलेरा एसआईआर के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये समझिए कि ये यहाँ पर एस्टिमेटेड गोल जो मानी जा रही है वो ये मानी जा रही है कि अगले 10 सालों में हमारी जो ज़मीन या हमारी प्रॉपर्टी का जो कॉस्टिंग होगा वो तकरीबन 10 गुना हो जाएगा। हो सकता है 5 गुना हो सकता है 20 गुना, हो सकता है 50 गुना हो, ये कुछ भी हो सकता है। अगर मैं दुबई से कंपेरिजन करूँगा तो हो सकता है ये 50, 100, 200, 500 गुना भी हो जाए, लेकिन हम मान के चलते हैं यहाँ पर 10 गुना। अब सवाल ये उठता है कि 10 गुना क्यों हो सकता है। तो जैसे कि मैंने दोस्तों बताया था, ट्रांसपोर्टेशन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपको पता होगा आज से कुछ साल पहले इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट था वो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होता था। अब इस एयरपोर्ट को बीट करने वाला एक और एयरपोर्ट बना जिसको हम क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा जेवर एयरपोर्ट। और उस एयरपोर्ट को बीट करने के बाद एक और एयरपोर्ट बन रहा है जो है धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पूरे भारत का लार्जेस्ट कार्गो एंड पैसेंजर एयरपोर्ट बनने वाला है। अब ये बन कहाँ रहा है, ये बन रहा है धुलेरा के अंदर, नवागाम करके एक जगह आती है जहाँ पर ये बन रहा है। इसको हम देखेंगे आगे। अब दोस्तों आपको पता होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर जो प्लेन्स वगैरह बनाती हैं वो 2 ही कंपनी है, पहली कंपनी है एयरबस और दूसरी है बोइंग। अब दोस्तों अच्छी चीज़ क्या है, इंडिया के अंदर एक तीसरी कंपनी भी ऐड हो रही है जिसका नाम है टाटा एडवांस सिस्टम। ये एयरबस के साथ मिलकर अब क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स बनाए जाएंगे, जहाँ एक एविएशन एकेडमी बनेगी और यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी अलग अलग बच्चों को जो प्लेन उड़ाना सीखेंगे। उसके बाद धुलेरा के अंदर आपको सी पोर्ट भी मिलेगा। तो अगर मैं कुल मिला के बात करूँ, आपको धुलेरा के अंदर चारों फैसिलिटीज़ मिलेंगी, यानी कि पोर्ट की फैसिलिटी भी मिलेगी, एयरपोर्ट की फैसिलिटी भी मिलेगी, मतलब सी पोर्ट एयरपोर्ट की फैसिलिटी मिलेगी, ट्रेन की फैसिलिटी मिलेगी और रोड की फैसिलिटी तो मिल ही रही है। उसके बाद दोस्तों धुलेरा के अंदर आज के समय पे दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट लग रहा है जो बनेगा लगभग 4400 मेगावाट का। अब दोस्तों आप उसको कंपेरिजन के मामले में देखो तो जो बिहार है, पूरे बिहार स्टेट को जगमगाने के लिए 4400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बहुत है, और उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी आज के समय में धुलेरा के लिए बनाई जा रही है, जिसके अंदर तकरीबन 300 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी उत्पादन कर रही है टाटा कंपनी।
उसके बाद पोटेंशियल अगर मैं फोकस सेक्टर के बारे में बात करूं कि कौन कौन से सेक्टर धुलेरा के अंदर डेवलप हो सकते हैं, तो दोस्तों पहला है एरोस्पेस एंड डिफेंस, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा फार्मास्यूटिकल, चौथा एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सोलर इंडस्ट्रीज़ हो गई, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, ऑटोमोबाइल्स की हो गई या ऑटो एक्सली की हो गई, और आईटी सेक्टर हो गया। अब दोस्तों आपको पता होगा कि कोई भी एक छोटा सा सेगमेंट अगर किसी भी सिटी के अंदर आ जाता है तो वो सिटी को डेवलप करने के लिए काफ़ी रहता है। आप ये समझो, अगर मैं एयरपोर्ट को ले लेता हूँ तो एरोस्पेस तो आ रहा है दोस्तों, आपको पता होगा जेवर में एयरपोर्ट बनने के बाद वहाँ की 50-100 किलोमीटर की ज़मीन बाय डिफ़ॉल्ट महंगी हो गई, और इतनी महंगी हो गई कि उसी एयरपोर्ट ने 5 से 10 गुना वहाँ की ज़मीन को महंगा कर दिया। उसको छोड़ के अगर मैं बात करूँ, आपको पता होगा गुड़गांव के अंदर अभी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ और वो गुड़गांव का पार्ट बना, वहाँ पे मतलब दिल्ली एनसीआर के आप बोल सकते हो, तो उसने आसपास के सारे एरिया का रेट बढ़ा दिए, जैसे कि साकेत हो गया और भी बहुत सारे एरिया आते हैं। अब यहाँ पर इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, एक इंडस्ट्री नहीं आ रही है, जैसे कि नोएडा के अंदर आईटी सेक्टर ने नोएडा के रेट बढ़ा दिए। इसी तरीके सोचो धुलेरा के अंदर ये बहुत सारी कंपनीज आएंगी। कौन कौन सी कंपनी आएंगी, तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि वेदांता एक बहुत बड़ी कंपनी है जो यहाँ पर सेमीकंडक्टर का प्लांट लगा रही है। नो डाउट आपने सुना होगा और भी कंपनीज है, लेकिन वेदांता उनमें से एक है। उसके बाद टाटा एक सेमीकंडक्टर का प्लांट वहाँ पे लगा रही है, जो 2024 में ऑपरेशन में मतलब चीज़ें आ चुका है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चीज़ें चल रही हैं। और ये एक चिप मोदी जी को आपने सुना होगा, वीडियो बना के, वीडियो में देखा होगा, वीडियो एक चिप ये मैन्युफैक्चरिंग करके दे भी चुके हैं। और इनका टारगेट ये है कि 2030 तक ये हर साल तकरीबन 300 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप बनाए। अब अच्छी चीज़ क्या है, इसके अंदर टाटा ग्रुप ने पार्टिसिपेशन लिया है और इन्होंने तकरीबन 91,000 करोड़ इस कंपनी के अंदर इस धुलेरा के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, जो सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए लगाए गए हैं। अब दोस्तों सोचो 91,000 करोड़ है। अगर मैं बिहार की जीडीपी की बात करूँ, तकरीबन शायद 3 के आसपास जाती है, 3 लाख करोड़ के आसपास जाती है। तो उसका तकरीबन 33% सिर्फ एक कंपनी पैसा लगा रही है धुलेरा के अंदर। तो सोचो, ये तो मैंने आपको एक कंपनी के बारे में बताया, कितनी सारी कंपनीज़ हैं। उसके बाद ग्रो एक कंपनी है जो सोलर प्लांट बनाएगी, और ये तकरीबन 3800 करोड़ की डील इनकी फाइनल हुई है गुजरात गवर्नमेंट के साथ, जो धुलेरा के अंदर काम करेगी। जो मैंने आपको टाटा एडवांस सिस्टम के बारे में बताया, ये C295 डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाएंगे, जो अभी ऑलरेडी वडोदरा में इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अभी ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को धुलेरा में भी लेके जाएंगे। उसके बाद इंडस्ट्रीज इन धुलेरा, टाटा ऑलरेडी मैंने जैसा आपको बताया कि 300 मेगावाट का ऑलरेडी सोलर प्लांट ये लगा चुके हैं, जो अभी इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, जो टोरेंट को सप्लाई होती है, और टोरेंट बाद में अहमदाबाद को फिलहाल भेज रहा है, क्योंकि उतनी अभी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन धुलेरा के अंदर नहीं है। उसके बाद ऑलरेडी धुलेरा के अंदर रिन्यू पावर जो कंपनी है, वो जो सोलर पैनल्स वगैरह बनाती है, ये ऑलरेडी उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाल दी हैं, और जहाँ पर बहुत सारे लोग आज भी काम करने आते हैं। और ये जो इन्होंने क्या कहते हैं अपना सिस्टम डाला हुआ है, वो तकरीबन 100 एकड़ का डाला हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये एक एजियो के बारे में सुना होगा, हमारे गुड़गांव में भी है। ये 5 स्टार होटल की एक रेंज है जो जापान से ली गई है, जापानीज़ होटल की एक चेन है। तो इन्होंने 5 स्टार होटल के लिए गुजरात में एयरपोर्ट के लगभग 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने अपनी ज़मीन खरीदी हुई है, जहाँ पर ये होटल बनाने जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये बहुत सारी कंपनीज है, जिसमें मतलब आप देख पा रहे होंगे, टाटा एडवांस सिस्टम हो गया, ग्री हो गया, टाटा पावर हो गया, है ना, चिरीपाल हो गया, एयरबस हो गया, एजे हो गया, रिन्यू पावर प्लांट हो गया, वेदांता हो गया, बोइंग हो गया, टाटा केमिकल लिमिटेड हो गया, टोरेंट पावर हो गया, फाइन ऑर्गेनिक्स हो गया, अवादा हो गया, पॉलीकैप हो गया, विना एनर्जी हो गया, एचपी हो गया, है ना, और एलएनटी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन में जो पूरे वर्ल्ड के अंदर बेस्ट मानी जाती है, वो कंपनी हो गई। और ऐसी बहुत सारी तकरीबन 350 कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पर अपने सेटअप डालने की शुरुआत कर दी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि लाइफ एट धुलेरा क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी क्या क्या काम हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक ABCD बिल्डिंग बन चुकी है। ABCD का मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर फॉर धुलेरा। अगर मैं पूरी इसकी खास बात बताऊँ तो दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखी है सिंगल विंडो क्लियरेंस। दोस्तों आपको पता होगा, अगर हम किसी भी और सिटी के अंदर अपनी कोई बिज़नेस की फैक्ट्री डाल रहे हैं या कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें दुनिया भर के कागज़ अलग अलग जगह से परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप बहुत बड़ा कोई बिज़नेस करना हो या कोई छोटा भी बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आपको 10 जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप धुलेरा में जाइए, ज़मीन परचेज़ कीजिए, और आपके के सारे डॉक्यूमेंट एक सिंगल विंडो पे क्लियर हो जाएंगे। मतलब ये एक सिंगल जगह पे आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको दर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सबसे खास बात दोस्तों, कि आपने आईफिल टावर सुना होगा, आपने बुर्ज खलीफा सुना होगा, तो हर जगह कुछ ना कुछ पहचान होती है। मैं बात करूं दोस्तों, इंडिया को भी एक ऐसा एक आप ये बोल सकते हैं एक पॉजिटिव चीज़ों में कि एक ऐसी मूलांक मिलने वाला है, जो जिसको इंडिया के मतलब इंडिया जिसके नाम से जाना जाएगा, उसका नाम है GTC टावर।
जीटीसी टावर बोले तो गुजरात ट्रेड सेंटर। दोस्तों एक ऐसी बिल्डिंग बन रही है धुलेरा के अंदर, आप इसे देख पा रहे हैं बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की सबसे खास बात क्या है दोस्तों, इस बिल्डिंग के अंदर आपको मॉल्स मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको मेट्रो मिल जाएगी, इसके अंदर आपको रोड्स मिल जाएंगी, इसके अंदर आपको अलग अलग डिफरेंट कंपनीज मिल जाएंगी, और सबसे खास बात आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर हेलीपैड की भी फैसिलिटी आपको दी जाएगी। आप सोचो ये कितना बड़ा होगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बुर्ज खलीफा से बड़ा होगा, हो सकता है ना हो सकता है बड़े हो भी। तो दोस्तों ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसको धुलेरा रिप्रेजेंट करेगा और धुलेरा इसके नाम से प्रसिद्ध होगा। अब उसके बाद दोस्तों एक 10 लेन का एक्सप्रेस वे बन रहा है जो कि तकरीबन 250 मीटर चौड़ा होगा। अब ये तकरीबन अभी समझो ये अहमदाबाद से धुलेरा डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ जो बता रहा है कि 71 किलोमीटर कम कर देगा, जो कि तकरीबन 109 किलोमीटर पे हो जाएगा, और आप तकरीबन 45 मिनट के अंदर अहमदाबाद से धुलेरा पहुँच पाएंगे। अब ये दोस्तों ये 10 लेन का एक्सप्रेस वे है और ये तकरीबन 250 मीटर यानी कि 750 फीट चौड़ा है, जो कि इंडिया में अभी तक का सबसे चौड़ा हाईवे माना जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर हमारे घर के आसपास से 2 किलोमीटर दूर पे भी मेट्रो आ जाती है तो हमारे आसपास की प्रॉपर्टी के रेट बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाते हैं। अब पता नहीं चलता है किस कहाँ आएगी कहाँ नहीं आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा धुलेरा के अंदर अगले 4 से 5 साल के अंदर आपको मेट्रो भी मिलेगी। तो अब समझ जाओ, अगर आपका उसके एरिया के आसपास भी आपका घर होता है, आपकी प्रॉपर्टी होती है, तो वहाँ के रेट क्या जाने वाले हैं। अब दोस्तों आपने देखा होगा जैसे कि हम कोई सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ डेमो फ्लैट्स बना के दे देते हैं कि हमारा फ्लैट ऐसे नज़र आएंगे, हम ऐसे फ्लैट बनाने वाले हैं। तो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट तकरीबन 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का धुलेरा के अंदर डेवलपमेंट कर चुकी है, जहाँ आपको सी पोर्ट्स, जहाँ आपको रिवर फ्रंट मिल जाएगा। यहाँ पर 5 लेक बन रही हैं जिसमें से एक कंप्लीट हो चुकी है। ये आर्टिफिशियल लेक है जो बारिश के पानी को कंट्रोल करने का काम करेगी। यहाँ पर आप एक ऐसी, ये तो पुरानी फ़ोटोज़ हैं, आप यहाँ जाके देखेंगे या वीडियोज़ देखेंगे दोस्तों, इतना सुंदर नज़ारा नज़र आता है। मैंने तो देखा हुआ है, मैं तो गया हुआ हूँ, तो इतना सुंदर एरिया नज़र आता है कि आप वहाँ जाने के बाद खुद को रोक ही नहीं पाएंगे वहाँ पे प्रॉपर्टी लेने से। तो इस तरीके की कुछ डेवलपमेंट हो रही है दोस्तों। अब जब वहाँ पे लोग बसावट होगी, फैक्ट्रीज आएंगी, तो यूनिवर्सिटीज़ भी बनेंगी, आपको क्या कहते हैं ब्लैक पक सेंचुरीज भी मिलेंगी, गोल्फ कोर्स भी मिलेंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, इवन स्पोर्ट्स स्टेडियम्स भी वहाँ पे बनेंगे। तो आने वाले समय में आप वहाँ पे देख पाएंगे कि वहाँ क्रिकेट मैचेस भी हो रहे हैं, फुटबॉल मैचेस भी हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट जोन भी बनेंगे। सवाल ये उठता है कि धुलेरा के अंदर ऐसी चीज़ें क्या हो रही हैं। तो दोस्तों इसकी कुछ बेंचमार्क्स हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है डीएसआई और धुलेरा के अंदर। अब ये क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं, ये मतलब ये क्या चीज़ें कर रहे हैं। दोस्तों आपने मार्केट में सुना तो होगा कि जो चीटिंग करता है वो जल्दी फर्स्ट आ जाता है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता ये चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा जो इधर उधर से हेल्प लेके अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर लेता है तो वो और ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, और जो ये बना रहे हैं एकॉम वगैरह बना रहे हैं, और जो कंपनी इसको डिज़ाइन कर रही हैं, इन्होंने जो रोड का जो डिज़ाइन उठाया है वो उठाया दोस्तों लंदन से, न्यूयॉर्क से, सिंगापुर से। जो सॉलिड वेस्ट का जो मेंटेनेंस होता है, मैनेजमेंट होता है, वो ब्रुसेल से उठाया है, सोंगडो से उठाया है, न्यूयॉर्क से उठाया है। जो वाटर एंड वेस्ट वाटर जो मैनेजमेंट होता है वो सिंगापुर से उठाया है, कैलिफोर्निया और हांगकॉन्ग से उठाया है। उसके बाद दोस्तों अगर क्या कहते हैं ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ब्रुसेल्स हो गया, सोंगडो हो गया, न्यूयॉर्क से इन्होंने टेक्नोलॉजी उठाई है। अर्बन प्लानिंग कैसे की है, लंदन से की है, शिकागो से की है, मिल्टन से की है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दुबई तो नज़र आ नहीं रहा होगा। क्यों नज़र नहीं आ रहा है? क्योंकि इसकी प्लानिंग दोस्तों 2008 में हो चुकी थी, और दुबई उस तरीके का डेवलप 2008 के बहुत बाद में हुआ है। अब इसकी सबसे खास बात क्या है, जो एक्टिवेशन एरिया मैंने आपको बताया, जो गवर्नमेंट ने 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया डेवलप करके दे दिया है, ऐसे ही मतलब एक सैंपल बना के दिया है कि पूरे धुलेरा में हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों इसकी सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो बारिश का पानी है उसके लिए अलग टनल बनाया गया है, वेस्ट वाटर के लिए अलग टनल बनाया गया है, पावर सप्लाई के लिए जो केबल जाते हैं उसके लिए अलग बनाया गया है, गैस के लिए अलग बनाया गया है। तो मतलब जो ज़मीन से ऊपर चीज़ें होती थी, वायरिंग, मतलब आप ये समझो कि गवर्नमेंट का प्लान ये है कि अगले 300 सालों तक आपको वहाँ की रोड खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अंडरग्राउंड होगा। आपको सड़कों पे तार नज़र नहीं आएंगे, यानी कि सिंपल भाषा में बोलो कि इंडिया के अंदर भी स्पाइडरमैन आ सकता है, क्योंकि तार होंगे ही नहीं, सब कुछ अंडर वाटर होगा, जैसे वाशिंगटन डीसी के अंदर होता है, मतलब अंडरलैंड होगा। आपको कुछ खोदने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डिफ़ॉल्ट भी आ जाता है तो वो उसके अंदर कूदेगा, एक टनल बना देंगे यहाँ पे, हर जगह उस गड्ढे में जाएगा और वो वहाँ पे ठीक करके आ जाएगा। उसके बाद केस स्टडी यहाँ पर एक बताई गई है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 10 गुना के लिए हमने कुछ आपको बोला कि धुलेरा के अंदर पोटेंशियल है अगले 10 सालों के अंदर 10 गुना। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। आपने नैनो के बारे में तो सुना ही होगा, जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चली, मतलब कि उतनी नहीं बिकी एक तरीके से। दोस्तों आज से 10 साल पहले, यानी कि 2010 में, तकरीबन 15 साल पहले, ये 2010 के अंदर प्लांट हुआ करता था वेस्ट बंगाल के अंदर।
वहाँ हमारी दीदी ने बोला, ममता दीदी ने बोला कि भाई इन्होंने टाटा वालों ने मुआवजा उतना नहीं दिया है, हमारे किसानों के साथ धोखा किया, उनकी लैंड हड़प ली है, सस्ते रेट में उनको पैसे दिए हैं। तो उसी दौरान क्या हुआ, मतलब वो परेशान कर रही थी। तो उसी दौरान क्या हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी थे जो मोदी साहब, तो उन्होंने टाटा साहब को, रतन साहब को ये बोला कि यार कहाँ इंडस्ट्री लगा रहा है, आप गुजरात के अंदर लगाओ, हम आपको बहुत कम रेट में या डिस्काउंटेड रेट में हम आपको ज़मीन देंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों वो टाटा नैनो का प्लांट वहाँ से उठ के कहाँ आ गया, गुजरात के अंदर आ गया। उस समय वहाँ के जो रेट हुआ करते थे, जहाँ पर ये प्लांट आया, वहाँ 70 से 80 हज़ार हुआ करते थे 100 गज के। लेकिन अगर मैं आज के समय में बात करूँ, वही रेट जो 70 80 हज़ार हुआ करता था वो 14 से 16 लाख, ये पुराना डाटा मैं आपको बताना चाहूँगा, 20 से 25 लाख तक पहुँच गया। लेकिन अगर आप 15 लाख भी मानते हैं तो 15 लाख आप सोचो, लगभग 20 गुना ज़्यादा रिटर्न्स हो गए मात्र 10 सालों के अंदर। ये 2020 का डाटा है, अभी 2025 चल रहा है। तो दोस्तों अब सोचो, एक कंपनी की वजह से किसी एक ज़मीन के आसपास का रेट इतना बढ़ सकता है। सोचो धुलेरा के अंदर, जो कि दिल्ली से थोड़ा सा छोटा है, या ये कह लो इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, इतनी सारी कंपनीज़ आ रही हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी वर्ल्ड का अभी तक एशिया का सबसे बड़ा कार्गो एंड पैसेंजर एयरपोर्ट बन रहा है, जिसके अंदर टर्मिनल्स सुनने में आता है तकरीबन 62 टर्मिनल हैं पूरे। जेवर के अंदर 4 हैं, इंदिरा गांधी के अंदर 3 हैं, और वहाँ 62 टर्मिनल बन रहे हैं। और वो कार्गो स्पेशल वो बन रहा है, बिजनेस सेंटर बन रहा है। तो सोचो, अगर वो जिस तरीके से दुबई डेवलप हुआ, जिस तरीके से वाशिंगटन डीसी, सिंगापुर, शंघाई डेवलप हुए, अगर वो उसी रफ्तार से भी डेवलप होता चला जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हो सकता है आपका पैसा 10 गुना ना हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो जाए। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं कि दुल्हरा क्या है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि दुल्हरा में आप किस तरीके से प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वो भी कम से कम दामों में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दाम कितने। दोस्तों आप ये समझिए कि आपको ज़मीन तकरीबन 8 हज़ार से लेकर 10 हज़ार रुपये प्रति गज के हिसाब से अगर आपको ज़मीन मिल जाए, और आपको पता है आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा 2008 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 2026 के अंदर इसका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो जाएगा, 2032 के अंदर इसका सेकंड फेज़ कंप्लीट हो जाएगा, तो 2026 में यहाँ पे पहली फ़्लाइट उड़ चुकी होगी। तो आप सोचो दोस्तों, एक ऐसी सिटी के अंदर इन्वेस्ट करने का मौका, अगर आप सोच रहे हो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो शायद आप नहीं ले पाओगे। अगर ले भी पाओगे तो दोस्तों जो रेट आज 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार चल रहे हैं, वही रेट आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद तकरीबन हो सकता है 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार चला जाए, और ये भी हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा चला जाए। क्योंकि जब ज़मीन के अंदर इन्वेस्टमेंट होने आती है, डिमांड्स बढ़ती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट रेट बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये एक हमारे पास बहुत सुनहरा मौका है, जो हम धुलेरा जैसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो हमने नीचे एक नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप पर बस आपको इतना लिखना है, हाय धुलेरा, तो हम आपको लेटेस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है, हमारे कॉन्टैक्ट में ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी आपको मिलेंगी जहाँ पर आपको फर्स्ट डे से एक तरीके से रेंटल इनकम भी मिल सकती है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हाय धुलेरा, और हम आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू सो मच।